हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नंदिनी। आज मैं आप लोगों को पेप्टिक अल्सर के बारे में बताने वाली हूँ। उसके पहले आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी होली। आप सबको मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा जो ये आज का टॉपिक रहने वाला है पेप्टिक अल्सर के ऊपर है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन करके जा सकते हो। इससे कैसे बचना है और इसके होने के बाद क्या क्या इसके ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसके सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है, और इसके सारे जो ट्रीटमेंट्स में हम क्या क्या ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस टॉपिक में क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक पेप्टिक अल्सर के बारे में। ये पेप्टिक अल्सर क्या है और कैसे होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, मैं पहले ये बताती हूँ। पेप्टिक अल्सर जो है वो एक डिसऑर्डर है अपने स्टमक का। पेप्टिक अल्सर इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्टमक। ठीक है। जो हमारा स्टमक है, स्टमक के नीचे क्या है, हमारे स्टमक के अंदर 5 टाइप की लेयर पाई जाती हैं। तो ये 5 टाइप की जो लेयर है वो जैसा कि आपके अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो एक के बाद एक लेयर बाय लेयर कौन कौन सी लेयर है वो दिख रहा है। तो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोजा। तो पेप्टिक अल्सर में म्यूकोजा ही अफेक्ट होती है, यानी म्यूकोजा का ही जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। तो हमारी जो म्यूकोसा है, इनर मोस्ट लेयर है, वो कैसे अफेक्ट होती है। हमारे स्टमक में, इसी स्टमक में एक पैराइटल सेल होती है जो कि एचसीएल को सिक्रीट करती है, और एक चीफ सेल होती है जो कि पेप्सिन को सिक्रीट करती है। ठीक है। तो ये दोनों जो कि पेप्सिन और एचसीएल सिक्रीट हो रही हैं, ये क्या करती हैं, स्टमक में इनका सिक्रेशन जब होने लगता है तो ये स्टमक की जो इनर मोस्ट लेयर है यानी कि म्यूकोजा लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो जब उसे डिस्ट्रॉय करेंगी तो ये कंडीशन क्या है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है। अब जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, हमारा जो स्टमक है उसके कितने पार्ट होते हैं। एक तो जो इसोफेगस से जो इसोफेगस और स्टमक को जो मिलाती है उससे हम बोलते हैं कार्डिया, कार्डियक भाग बोलते हैं। और बीच का जो होता है उसके थोड़ा सा नीचे, उससे हम बोलते हैं फंडस। देन उसके नीचे जो पूरा होलो स्ट्रक्चर होता है वो होती है बॉडी, और उसके नीचे जो कर्वेचर शेप में होता है उससे हम बोलते हैं एंट्रस। देन वो जो अपना डिओडेनम से जुड़ती है, जो पार्ट बनाती है कर्वेचर वाला, उसे हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट या पाइलोरस। तो अब हम बात करते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर मोस्टली देखने को मिलता है और एक होता है डिओडेनल अल्सर मिलता है। तो इन दोनों में मोस्ट कॉमन कौन से अल्सर होते हैं जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। कभी भी अल्सर का अगर पेशेंट है तो उसमें कौन से टाइप का अल्सर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो होता है डिओडेनल अल्सर। ठीक है। आप जैसे एक सपोज करो कि हमारी जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, हमारा जो स्टमक का जो एनाटॉमी होती है वो क्या होती है कि वो यू ऐसे करके और ऐसे एक घुमावदार स्ट्रक्चर में होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो उसका कर्वेचर भाग होता है वहीं पे स्टमक का सबसे ज्यादा जमाव होता है, अकुमुलेशन होता है, और वहीं पे सारे जो पेप्टिक सॉरी एचसीएल है, पेप्सिन है, पेप्सिनोजन है, वो क्या करेंगे, सारे जो एंजाइम्स और सेक्रेशन है वो वहीं पे आके बैठते हैं। यानी कि जो भाग सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा इन सारी चीजों से वहीं पे होगा कि इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसी तरीके से एक एग्जांपल के बेस पे आप ले सकते हो, जैसे कोई अगर हमारी कोई बाल्टी है, अगर हम बाल्टी में पानी रखते हैं तो जो सरफेस एरिया है, जितनी भी सारी चीजें हैं वो जाके सरफेस एरिया पे ही इकट्ठा होती हैं, उसकी तली में ही बैठती हैं। तो जितने भी अगर हम कुछ एबनॉर्मलिटी देखें तो वो हमें नीचे ही मिलेंगी सबसे ज्यादा। इसी तरीके से हमारा स्टमक है, हमारा जो स्टमक का जो कर्वेचर भाग होता है वो होता है, उसको एंट्रम पार्ट बोलते हैं। और एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है उसे बोलते हैं डिवोडेनल पार्ट। ठीक है। तो गैस्ट्रिक में जो पाइलोरिक होता गैस्ट्रिक का जो पाइलोरस एंट्रम है वहां पे हमारा 15% पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है, यानी कि बहुत कम मिलता है। और जो डिवोडेनल है, यानी कि जो जहाँ पे जमाव होके और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है, यानी 80% चांसेस होते हैं वहां पे किसी भी पेशेंट में डिओडेनल अल्सर मिलने के। और इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि हम कौन सा सिम्टम है जिसे हम देख के बता सकते हैं कि पेशेंट को डिओडेनल अल्सर है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है। ठीक है। अगर पेशेंट का इसोफेगस अफेक्ट हुआ है, पेप्टिक अल्सर हुआ है वहां पे इसोफेगस में, तो उसे हम बोलते हैं बैरेट्स अल्सर। और इसके सिम्टम ये होते हैं कि जब भी पेशेंट वोमिटिंग करता है तो पेशेंट के वोमिटिंग में ब्लड देखने को मिलता है, यानी कि
हेमेटमेसिस जो कंडीशन होती है वो हमें देखने को मिलती है इसोफेगस में अगर पेप्टिक अल्सर हुआ है तो। और अगर डिओडेनल अल्सर है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है डिओडेनम, अगर डिओडेनल पार्ट में अगर अल्सर है तो वहाँ पे पेप्टिक अल्सर है तो हमें उसको मेलिना देखने को मिलेगा। मेलिना क्या होता है, यानी कि स्टूल में ब्लड का पाया जाना मेलिना कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुशिंग अल्सर क्या होता है। कुशिंग अल्सर और रॉकी-स्टैन्स्की कुशिंग सिंड्रोम, ये क्या चीज होते हैं। कुशिंग डिजीज तो हम ऐसे अपने नर्व से रिलेटेड कोई डिजीज होती है तो वहां पे हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज। बट आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर कभी भी हम कोई भी मेडिकल एग्जाम दे रहे हैं, नर्सिंग का दे रहे हैं या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए दे रहे हैं, तो हमें कुछ चीजें हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड अपने माइंड में रखनी है कि वो हमें किसी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कुशिंग अल्सर क्या होता है। कुशिंग अल्सर एक तो नॉर्मली हमने पढ़ लिया कि क्या, अगर कोई भी सेक्रेशन है जैसे एचसीएल, पेप्सिन, पेप्सिनोजन, उसके सेक्रेशन से अगर म्यूकोसा, अपनी स्टमक की म्यूकोसा लेयर जो है वो डैमेज हो रही है तो हम उसको नॉर्मल पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अगर यहाँ पे कुशिंग अल्सर आता है तो मतलब कि उसका जो होने पेप्टिक अल्सर होने का जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो गया। यहाँ पे कुशिंग अल्सर में हमें देखने को मिलता है आईसीपी इंक्रीज होने की वजह से। आईसीपी कहाँ इंक्रीज होता है, हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर मतलब हमारे क्रेनियम में, इंट्रा मतलब ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसके बढ़ने की वजह से अगर अल्सर देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं कुशिंग अल्सर या रॉकी-स्टैन्स्की कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो कैसे अफेक्ट करता है, अगर हमारा आईसीपी बढ़ रहा है, अगर किसी पेशेंट के ब्रेन में उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो ये कैसे अल्सर कॉज कर सकता है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता है कि आईसीपी किस किस रीजन से बढ़ सकता है। तो वो तो बढ़ सकता है अगर ब्लड का अक्यूमुलेशन हुआ है, मतलब कभी ब्रेन में चोट आई, कुछ हुआ और ब्रेन में क्या है, ब्लड का ज्यादा ही बह गया ब्लड और वो क्या है, वो फ्लूइड में अक्यूमुलेट हो गया, यानी कि जम गया, तो इससे हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है। फर्स्ट रीजन तो ये है। और दूसरा होता है सीएसएफ। सीएसएफ कहाँ पाया जाता है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे ब्रेन में जो एक फ्लूइड पाया जाता है उससे हम बोलते हैं सीएसएफ, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो अगर सीएसएफ का लेवल बढ़ गया तो भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा। एक होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। अगर हमारे ब्रेन में कोई एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ हो गया, जैसे कि किसी को कभी ब्रेन ट्यूमर हो गया या कुछ हो गया, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो गई है, तो वो क्या करेगी, वो भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ाएगी। तो ये तीन कंडीशन, यानी ब्लड का अक्यूमुलेशन, सीएसएफ एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, ये तीन चीजें क्या करती हैं, तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, आईसीपी को बढ़ाएगा। और जब आईसीपी को बढ़ाएगा तो ये तीनों कंडीशन पेशेंट के बॉडी में इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ा दी। अब जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ा देंगी तो ये कंडीशन क्या है, वेगस नर्व जो होती है अपना जो 10th क्रेनियल नर्व होता है वेगस नर्व, वो वेगस नर्व क्या करेगी, वो हमारे स्टमक के अंदर जो भी पेप्सिन, पेप्सिनोजन, एचसीएल है उनके सेक्रेशन को स्टिमुलेट करेगी। पहले तो आईसीपी बढ़ा तो क्या किया, वो हमारे ब्रेन में जो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, आईसीपी जो है वो बढ़ाया तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया। और जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होने के बाद क्या करेगी, वो गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट कराएगी। जब वो स्टिमुलेट हुई तो गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट कराई, और जब गैस्ट्रिक एसिड जो है वो सिक्रीट होगा, तो जब एसिड नाम से ही है गैस्ट्रिक एसिड, तो ये सिक्रीट होने के बाद क्या करेंगे, ये हमारे स्टमक के जो भी आसपास जो मसल्स हैं, यानी कि जो म्यूकस लेयर है, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी। तो जब उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी तो दैट्स कंडीशन इज कॉज्ड पेप्टिक अल्सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब अगर कभी भी हमसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अल्सर है जो आईसीपी बढ़ने की वजह से पेशेंट में अल्सर कॉज कर सकती है, ऐसी कौन सी अल्सर है जो आईसीपी बढ़ने से होती है, तो वहां पे हमारा आंसर होना चाहिए कुशिंग अल्सर या फिर रॉकी-स्टैन्स्की कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं कि कुछ इसके सिम्टम्स हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके बारे में। पहले तो हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं, इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि इसका इटियोलॉजी क्या है, कैसे कॉज करता है। तो एक सबसे पहला होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ये हमें जरूर याद रखना है कि पेप्टिक अल्सर कौन कॉज करता है, तो एच पाइलोरी को हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी बोलते हैं, एच पाइलोरी भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है।
अपने और भी बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जो एच पाइलोरी होता है वो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और ऐसे ही ई कोलाई होता है। ई कोलाई को हम क्या बोलते हैं? स्टीरिया कोलाई। स्टीरिया कोलाई क्या करता है? ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करता है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये जैसे हम स्टीरिया कोलाई को ई कोलाई बोलते हैं, उसी तरीके से हम एच पाइलोरी को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं, ठीक है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो अगर हमारे स्टमक में आ गया, या किसी जैसे बोलते हैं कि अधपका मांस खाने की वजह से, या ये कोई भी ऐसी मीट वाली चीजें हो गई जिसको खाने से अगर वो अधपका खा रहा है यानी कि कच्चा खा रहा है, तो ये क्या कॉज कर सकती है? ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया कॉज कर सकती हैं। जैसे कि जो भी चीजें हम ले रहे हैं, अगर उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जा रहा है तो वो हमारे स्टमक में जाके पहुंच जाएगा, और स्टमक में जाने के बाद ये वहां पे अपना सराउंडिंग इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि वो ग्रोथ करने लगते हैं। तो एक तो ये चांस है एच पाइलोरी का हमारे बॉडी में जाने का। और दूसरा होता है, और इसका दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है कि जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, ये NSAID ड्रग्स होता है, जो कि जिसको हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग बोलते हैं। अगर कोई इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा है, तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं कि ये कॉज कर सकता है पेप्टिक अल्सर, ओके। और कोई ऐसा है कि स्मोकिंग कर रहा है, कोई ऐसी एसिड वाली चीज़ें ले रहा है, मतलब अल्कोहल ले रहा है, और कोई बहुत बार उसके गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो चुका है, बहुत बार उसे डायरिया वोमिटिंग हो चुका है, कई बार अपना जो स्टमक है वो इन्फेक्शन से एक बार हुआ इन्फेक्शन और एक बार प्रिवेंट किया गया। तो जब ये सारी चीज़ें हैं और कुछ फैमिली हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर, उसकी कुछ फैमिली हिस्ट्री में भी अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है, तो ये सारी चीज़ें कॉज करती हैं पेप्टिक अल्सर होने के लिए, ठीक है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, यानी कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। जैसे कि पेशेंट में एचसीएल या पेप्सिनोजन का सेक्रेशन बढ़ा, ठीक है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, एच पाइलोरिक, NSAID या एस्पिरिन, या कोई स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। तो कभी आज से आपने सुना होगा कि किसी उसमें मतलब जब वो स्ट्रेस लेते हैं तो उनको भूख लगती है या पेट में ऐसे आवाज़ आती है कुछ भी, तो वो क्या करते हैं उस वक्त जब हमें भूख लगती है, जब या हमारे पेट में आवाज़ आने लगती है, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में जो स्टमक में है वो गैस्ट्रिक एसिड रिलीज हो रहा होता है। तो ऐसा हमें फील होता है कि भूख लगी है, या फिर हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से इटियोलॉजिकल फैक्टर मैंने बता दिए, इसकी वजह से एचसीएल पेप्सिन का सेक्रेशन बढ़ गया। अब ये करेंगे क्या? ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकोजल बैरियर, यानी कि अब ये म्यूकोजल बैरियर जो हमारे म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर भी होता है। तो जब ये किसी को अल्सर कॉज होता है, तो ये यानी कि जो बैरियर है वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी होती है। जब बैरियर ही नष्ट हो गई तो क्या करेगी वो? म्यूकस लेयर को अफेक्ट करेगी, तो यहाँ से अफेक्ट हो जाता है। और एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ एचसीएल एंड इट डायरेक्टली इंटर द इनटू द म्यूकोसा, ठीक है। और इंजरी टू टिश्यू एंड अल्सर, टिश्यू को इंजरी करी और अल्सर कॉज कर दी, ठीक है। और इससे क्या होगा? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अपना जो अपने स्टमक का पार्ट है, जहाँ पे वो किसी भी पार्ट में अगर अल्सर कॉज कर रहा है तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी कॉज करने लग जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसका, ये तो सारे थे हमारे इटियोलॉजी फैक्टर थे कि इनकी वजह से हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो हम गैस्ट्रिक अल्सर की बात करते हैं। हमारा जो स्टमक है, स्टमक को हम 9 रीजन में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि स्टमक को 9 रीजन में डिवाइड किया गया है। मिडिल के 3 है, लोअर के 3 है और अपर के 3 है, ठीक है। तो जो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन से जस्ट लेफ्ट की साइड में पेशेंट को पेन फील होगा। और कब होगा ये देखिए मैं बता देती हूँ। अगर पेशेंट कुछ खाया है, कुछ फूड लिया, और उसके 1 घंटे बाद पेशेंट को मील लेने के 1 घंटे बाद पेशेंट को पेन फील होगा। कहाँ पे? एपिगैस्ट्रिक रीजन के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में पेन होगा, जहाँ पे एंट्रम पार्ट पाया जाता है, अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है तो, ठीक है। और पेशेंट पूरा खाना जो है वो खा नहीं पाएगा,
अगर थोड़ा ही फूड वो लिया है तो उसको पेन फील हो जाएगा, और वो अगर और फूड लेता है तो उसको और ज़्यादा पेन फील होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर वो ज़्यादा फूड ले लेता है या कुछ ऐसा कर लेता है कि पेन के बाद भी अगर वो फूड लेता है तो उसे हेमेटमेसिस देखने को मिल सकता है, यानी कि उसके वोमिटिंग में ब्लड देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये है एक जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो इसोफेजियल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो उसके सिम्टम है। अब हम बात करते हैं डिवोडेनल अल्सर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे हमने पहले बताया कि पेशेंट खाना लिया, अगर आज की वीडियो में हमें ये नॉलेज होता है कि हम देख के कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है या डिओडेनल अल्सर है, तो वो इस तरीके से पता करेंगे। जैसे गैस्ट्रिक अल्सर है तो पेशेंट उसमें खाना खाया, उसके 1 घंटे बाद पेशेंट को बहुत तेज स्टमक पेन होने लग गया, और वो भी कहाँ हो रहा है, एपीगैस्ट्रिक, जो आपको इमेज में शो हो रहा था, एपीगैस्ट्रिक के जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में पेन महसूस हो रहा है। तो और उसके बाद अगर पेशेंट को वोमिटिंग हुई है तो उसमें वोमिटिंग में ब्लड प्रेजेंट था, यानी कि ब्लड देखने को मिला। तो इससे हमें ये अंदाजा लगना चाहिए कि पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है। और अगर डिवोडेनल अल्सर है, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है, डिवोडेनल अल्सर है, तो वहां पे बर्निंग पेन महसूस होगा, मतलब बहुत ज्यादा पेन नहीं महसूस होगा, लेकिन कि बर्निंग सेंसेशन फील होगा। वो भी कहाँ पे, जस्ट एपीगैस्ट्रिक रीजन में पेशेंट को पेन फील होगा। ठीक है, और ये खाना खाने के 2 से 3 घंटे आफ्टर मील 2 to 3 आवर में पेशेंट को पेन महसूस होगा, और ये मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया में ही बर्निंग सेंसेशन फील होगा। यह खाना खाने के जैसे उसे पेन महसूस हुआ, फिर वो अगर जैसे वो पहले खाना खाया था, उसके 3 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसे पेन महसूस हुआ, और फिर वो खाना खा लिया, तो वो सबसाइड हो जाता है पेन। ठीक है, और पेन सबसाइड हो गया, और अगर उसका स्टूल होता है पेशेंट का, जिसे भी डिवोडेनल अल्सर है, उस पेशेंट का स्टूल होता है, तो उनके स्टूल में ब्लड पाया जाता है, उसे बोलते हैं मेलिना। तो ये है सबसे मोस्ट डिफरेंट कि एक तो जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो पेशेंट को वोमिटिंग होगा, उसमें ब्लड देखने को मिलेगा, और जो डिवोडेनल अल्सर होता है उसमें पेशेंट के स्टूल में ब्लड होगा, यानी कि मेलिना की कंडीशन देखने को मिलेगी। और हम एक बड़ा डिफरेंट बता देते हैं गैस्ट्रिक अल्सर और डिवोडेनल अल्सर के बीच में। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या था, अगर इसमें पेशेंट खाना खा रहा है और उसके 1 से 2 घंटे बाद उसको पेन महसूस हो रहा है, काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा है, और एपिगैस्ट्रिक के जस्ट लेफ्ट साइड में पेन महसूस हो रहा है, और वहां पे अगर वो खाना खा रहा है तो उसको और ज्यादा पेन महसूस होगा। बट डिवोडेनल अल्सर में क्या है कि पेशेंट को 2 से 3 घंटे बाद पेन महसूस हुआ, और अगर वो खाना खा रहा है तो वो सबसाइड हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट होता है किसमें, गैस्ट्रिक अल्सर और डिवोडेनल अल्सर में। ओके, और और एक सिम्टम होता है पाइलो पैरोसिस। पैरोसिस क्या होता है, हार्ट बर्न। कभी सुना होगा कि सीने में जलन फील हो रही है, ऐसा दिल जल रहा है ऐसा कुछ, तो उसे हम बोलते हैं हार्ट बर्न, जो कि अपने एचसीएल का है। अगर वो बार बार अपर साइड आ रहा है, जैसे अपने बॉडी में एचसीएल, स्टमक में एचसीएल रिलीज हो गया और वो अ, ऊपर के साइड आ रहा है, जी गर्जिटेशन हो रहा है, ऊपर की साइड आ रहा है, तो उससे पेशेंट को क्या होगा, हार्ट बर्न महसूस होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पायरोसिस। ठीक है, और किसी किसी पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, किसी में डायरिया देखने को मिल सकता है, और जब स्टमक से और फूड से रिलेटेड इतनी सारी समस्या है तो पेशेंट का वेट लॉस होगा, ये तो कॉमन है। और वाटर ब्रश के बारे में मैं बता दूं, जैसे आप लोग कभी सुने होंगे कि खट्टी ढकार आ रही है, खट्टा सा मुंह हो जा रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो स्टमक में जो एसिड होता है उसकी वजह से होता है। तो इसको हम टर्म देते हैं वाटर ब्रश। ठीक है, अब हम कुछ डायग्नोस्टिक इवेलुएशन की बात कर लेते हैं। सब एक होता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट के बारे में मैं बता दूं कि ये कैसे डिटेक्ट किया जाता है कि अपनी पेशेंट की बॉडी में एच पाइलोरी बैक्टीरिया है या नहीं है। ठीक है, एच पाइलोरी वह एंजाइम, मतलब जैसे अब जो एच पाइलोरी जिसके बॉडी में होता है, वो एक अ, उस पेशेंट को, जैसे पेशेंट हमारे पास आया और हमें पता करना है कि पेशेंट में एच पाइलोरिक बैक्टीरिया है या नहीं है, वो अल्सर की अपने सारे बता दिया प्रॉब्लम की उसको अल्सर है क्या है, तो हम उसे पेशेंट को एक बैलून देते हैं। उस बैलून में उसको हम गैस भरने को बोलते हैं, और वो गैस भरता है, बैलून को बड़ा करता है, और जब बैलून को बड़ा किया तो उसे हम उसको पेशेंट को बोलते हैं कि उसे बांध कर साइड रख दो। उसके बाद हम उसे यूरिया टैबलेट देते हैं। यूरिया का टैबलेट देने के बाद 10 से 15 मिनट बाद हम पेशेंट को फिर से बैलून देते हैं, और उससे हम कहते हैं कि उसे फुलाओ। वो उसे पेशेंट बैलून को बड़ा करेगा, उससे हवा भरेगा, और उसे हम वो वापस से हम बांध करके लेबोरेटरी में भिजवा देते हैं। तो ये था हमारा काम।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस जो बैलून लिए, एक बैलून तो हमने उसको यूरिया टैबलेट देने के पहले लिया, जो कि हवा भराया था उसकी बॉडी से, और एक दूसरा बैलून था जो हमने उसको यूरिया टैबलेट देने के बाद किया। तो इसमें हम फर्क कैसे देखते हैं? अगर उसकी बॉडी में एच पाइलोरिक है, एच पाइलोरिक बैक्टीरिया है, तो हम जो उसे यूरिया की टैबलेट देंगे वो क्या करेगा, यूरिएज एंजाइम, उसके यूरिया की टैबलेट लिया, एच पाइलोरिक है, एच पाइलोरिक क्या करेगा उसमें यूरिएज का रिलीज करेगा उसकी बॉडी में, और यूरिया टैबलेट एडमिनिस्टर करने के बाद पेशेंट की बॉडी में एच पाइलोरिक अगर है तो वह इसे यूरिया को ब्रेक डाउन करेगा और एमिनो एसिड और H2O की का जो उसकी बॉडी में लेवल है वो बढ़ा देगा, H2O और अमोनिया के लेवल को बढ़ा देगा। और फिर जब सेकेंड टाइम पे पेशेंट अगर वो बैलून को बड़ा कर रहा है, बैलून में गैस भर रहा है, तो उसके उस वाले गैस में क्या है कि अमोनिया और CO2 का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तो हमने उसको लेबोरेटरी में भिजवा दिया, वहां से जो लेबोरेटरी वाले हैं वो फर्स्ट बैलून का पता करेंगे तो उसमें उनको कोई भी अमोनिया और CO2 का लेवल नहीं मिलेगा, बट वो सेकंड वाले बैलून को जो कि वो उसके यूरिया टैबलेट लेने के बाद उसने उसको फुलाया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारी लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है उसको उसमें अमोनिया और CO2 की मात्रा मिलेगी। तो इससे ये पता चलता है कि पेशेंट के अंदर, पेशेंट की बॉडी में एच पाइलोरिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तभी ये सारे अमोनिया और H2O का लेवल बढ़ा मिला है। और अगर नहीं मिलता है अमोनिया और H2O का लेवल, तो इसका मतलब कि पेशेंट में कोई भी एच पाइलोरी का नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, पेशेंट ठीक। तो ये डायग्नोसिस कराते हैं, ठीक है। और एच पाइलोरिक यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक डिटेक्टर भी होता है, उस डिटेक्टर से भी पता किया जा सकता है। और एक होता है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। ये फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट क्या होता है? तो हमने तो ये देखा कि यूरिया टैबलेट दे रहे हैं, उसमें अमोनिया और CO2 की मात्रा निकल रही है। अब अगर हमें चेक करना है कि पेशेंट को डिओडेनल अल्सर है या नहीं है, तो जैसा मैंने बताया था कि उसके स्टूल में क्या मिलेगा, हमें ब्लड देखने को मिलेगा। तो हम जब फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कराते हैं, फीकल का मतलब होता है स्टूल, ठीक है। तो ये एक हमारे पास होता है ग्वाइट पेपर। ये ग्वाइट पेपर क्या होगा, इसमें पेशेंट के फीकल को हम पहले तो उसके कंटेनर देंगे, उसमें स्टोर करेगा, उसके बाद हम लेबोरेटरी भिजवाएंगे। वहां पे क्या होगा, जो ये फीकल है उसको ग्वाइट पेपर पे रखते हैं, और अगर उस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है तो मतलब पेशेंट के स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है, यानी कि उसे डुओडेनल अल्सर है। और अगर उस पेपर जो ग्वाइट पेपर है उसका अगर कलर नहीं चेंज होता है तो मतलब कि पेशेंट के स्टूल में ब्लड नहीं प्रेजेंट है। उसके पहले हमें ये कहना होता है कि पेशेंट को जब भी हम फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं तो उसके 3 दिन पहले तक कोई भी मीट, रेड मीट या ऐसी कोई भी चीज लेने से मना करते हैं। उसके डाइजेशन में अगर मतलब उसके खान पान की जो चीजें होती हैं उसमें हम रेड मीट जैसी चीजों को अवॉइड कराते हैं जब हमें फीकल ऑकल्ट ब्लड लेना होता है उसके 3 दिन पहले, ठीक है। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। ये तो हमारे थे कि हम उसको डायग्नोस कैसे करते हैं, किस तरीके से डायग्नोस कर रहे हैं। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सिमेटिडीन, सिमेटिडीन एक ड्रग होती है जो हम ड्रग पेशेंट को देते हैं अगर उसके अंदर डिओडेनल अल्सर या ये गैस्ट्रिक अल्सर है, मतलब पेप्टिक अल्सर अगर है, तो हम सिमेटिडीन देते हैं टैबलेट। और ये ही एक ऐसी टैबलेट है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड ब्रेन बैरियर यानी BBB को कॉज करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को कॉज करती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट है इस मेडिसिन के। और इससे पेशेंट को ये एक तरीके का सेडेशन होता है, एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को, डिसओरिएंटेशन हो सकता है पेशेंट को। और इसे कभी भी हम पेशेंट को तभी देते हैं जब पेशेंट को सोना होता है बेड पे। ऐसा नहीं है कि पेशेंट अगर घर जा रहा हो, ड्राइव करके जा रहा हो, तो हम ये सिमेटिडीन ड्रग अवॉइड करते हैं, उस वक्त पे नहीं देते हैं। एक होता है रेनिटिडीन, रेंटेक, जबकि सभी जेंटेक बोलते हैं रेनिटिडीन को। ये एट बेड टाइम पेशेंट को ये मेडिसिन देते हैं। निजाटिडीन ये पेशेंट देते हैं, ये पेशेंट को ड्रग देते हैं। ये अगर निजाटिडीन जो है वो अगर लीवर में भी कोई प्रॉब्लम है और स्टमक में भी कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट को वहाँ पे हम निजाटिडीन देते हैं ड्रग, ओके।
एक होता है प्रोटीन पंप इनहिबिटर, जिसमें कि हमारा पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सारे ड्रग्स आते हैं। तो ये हम एक प्रोटीन पंप इनहिबिटर भी ड्रग्स देते हैं। और म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी म्यूकोजा लेयर जो है जो कि अफेक्ट हो रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ सिरप देते हैं, जैसे कि सुक्रालफेट। सुक्रालफेट ये सिरप देते हैं। ये क्या होता है, सुक्राफेट के नाम से भी जानते हैं। इसको हमें जब भी देना होता है तो पेशेंट को 1 आवर बिफोर ईच मील, जब भी हमें कोई खाना देना होता है, मील देना होता है, तो उसके 1 घंटे पहले ये सुक्रालफेट पेशेंट को देते हैं और अच्छे से डाइल्यूट करके देते हैं। अगर हम डाइल्यूट करके नहीं देंगे तो पेशेंट के बॉडी में जाके वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। तो जो सुक्रालफेट होता है उससे हम अच्छे से डाइल्यूट करके पानी के साथ पेशेंट को देते हैं। और वो जाने के बाद क्या करेगा, ये पूरा एक वाइट कलर की मेडिसिन है, वो पूरा जाके उस पेशेंट के जो स्टमक के म्यूकोसा लेयर है उसकी तरफ एक प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि साइड साइड चिपक जाएगा। तो HCl और जो भी रिलीज हो रहा है वो उससे डायरेक्ट टच में नहीं आने देगा। ठीक है। और एंटासिड देते हैं, जो कि मैंने बता ही दिया, जैसे एंटासिड में रेबिप्राजोल वगैरह। ये क्या करता है, ये रैपिड अफेक्ट करता है जब हम इम्पटी स्टमक देते हैं। इम्पटी स्टमक ही हमें रेंटेक मेडिसिन को हमेशा देना चाहिए। और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, जब हम कभी किसी पेशेंट का गैस्ट्रिक लवास करते हैं तब भी ये देते हैं, जैसे चारकोल का यूज़ करते हैं। तो ये जब भी किसी पेशेंट कोई ऐसा जहर या ऐसा कुछ चीज़ ले लेता है, टॉक्सिक एजेंट ले लेता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को चारकोल दे देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। वो क्या करेगा, जो भी जहरीली चीज़ें हैं, जो भी जहरीला पदार्थ उसके स्टमक में है, वो सब उसको ऑब्जर्व कर लेगा और ऑब्जर्व करके उसके जो स्टमक की सारी जैसे हमारा खाना क्या करता है, वो स्टमक में जाता है, उसमें डाइल्यूट होता है, फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है। तो अगर जहरीली पदार्थ कोई मरीज या कोई व्यक्ति ले लिया है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए चारकोल या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, जिससे कि जो जहरीला सब्सटेंस है उसको, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो उसको ऑब्जर्व कर ले और साइड इफेक्ट ना करे। तो इसी तरीके से अगर पेशेंट को जो हमने अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया तो वो क्या करेगा, अगर उसके में HCl पेप्सिनोजन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा, यानी कि अफेक्ट नहीं करने देगा अदर उसके स्टमक के पार्ट में। और एक होता है गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन में, जैसा ये एंटी सिक्रेटरी एजेंट जो प्रोस्टाग्लैंडिस ये देते हैं, मिजोप्रोस्ट दे सकते हैं। ठीक है। और कुछ इसमें मेट्रोनिडाजोल के ड्रग्स वगैरह चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर या जो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर है उससे प्रिवेंट करती है। अब हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में वैगोटोमी करते हैं। वैगोटोमी में हमने जैसा बताया कि जो अपनी नर्व सेल होती है, वेगस 10th वेगस नर्व जो है अपनी है, वो क्या कराएगी, वो जब स्टिमुलेट होगी तो वो HCl पेप्सिनोजन का सेक्रेशन कराएगी। तो हम अगर वैगोटोमी कर दी और हमने अगर वेगस नर्व को ही अगर कट कर दिया तो ये स्टिमुलेट करने के बाद भी ये HCl पेप्सिनोजन और पेप्सिन को सिक्रेट नहीं करा सकते। ठीक है। और हम सेलेक्टिव वैगोटोमी करते हैं। मतलब सेलेक्टिव मतलब कोई एक सेलेक्ट कर लिया, कोई एक ब्रांच सेलेक्ट कर लिया और उसको कट कर दिया, तो ये बोलते हैं सेलेक्टिव वैगोटोमी। और एंटेरेक्टोमी होता है, इसमें जो एंट्रम पार्ट होता है उसको कट कर देते हैं, एंड पाइलोरिक पार्ट से एनास्मोसिस कर दिया जाता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। और पाइलेरोप्लास्टी करते हैं, जैसा इसमें भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाइलोरिक पार्ट में जो अल्सर है उसे कट कर दिया, और कट करने के बाद क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन से एनास्मोसिस कर दिया। जैसे कभी हम किसी पार्ट को कट करते हैं और दूसरे पार्ट से जोड़ देते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एनास्मोसिस करना। और गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी बिलुरबिथ फर्स्ट, ये भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें डायरेक्ट स्टमक को डिओडेनम से जोड़ दिया जाता है। गैस्ट्रोजुजेनोस्टमी में भी आप देख रहे हैं कि इसमें स्टमक को जुजेनम से जोड़ दिया गया है। तो ये सारे कुछ सर्जरी है जो परफॉर्म की जाती है। अगर हमने जो मेडिकल मैनेजमेंट किया, अगर उससे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है और उसका जो पेप्टिक अल्सर है वो बहुत ज़्यादा कॉज कर दिया गया है, तब भी हम ये सर्जिकल मैनेजमेंट को यूज़ में लेते हैं। अदरवाइज मेडिकल मैनेजमेंट से भी पेशेंट सही हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है।
तो ये है आज के टॉपिक में जो हमने जाना कि पेप्टिक अल्सर कैसे हो रहा है, एटियोलॉजी क्या है, सिम्टम्स क्या है और इसके डायग्नोसिस क्या है मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट में। बट यहाँ पे अगर एक अच्छी बात करें, मतलब एक घरेलू उपाय की हम बात करें कि अगर पेप्टिक अल्सर हो ही ना किसी पेशेंट में, तो उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। हमारी बॉडी ना हमें भी एक संकेत देती है कि हमें अपने शरीर को कैसे बचाया जा सकता है। तो अगर कभी भी आप लोगों को अगर ऐसा भूख महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत तेज भूख लग गई है और मैं किसी ट्रेवल में हूँ या किसी ऐसे जगह ऑफिस वर्क या वो कि मैं कुछ अभी खा नहीं सकता पर मुझे भूख बहुत तेज लग रही है, तो वहाँ पे आपको आपका राइट है आपके स्टमक के लिए कि आप वहाँ पे कुछ खा सको, कुछ भी थोड़ा बहुत अपने स्टमक में जाने दो, जिसकी वजह से कि जो भी एचसीएल पेप्सिन पेप्सिनोजन उस वक्त रिलीज हो रहे हैं वो उनको एक सब्सटेंस मिल सकेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो आपके स्टमक की लेयर को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये है सबसे अच्छा, अगर हम अपने बॉडी को पेप्टिक अल्सर से प्रिवेंट करना चाहें तो उसके लिए हमें कभी भी भूख अगर महसूस होता है तो हमें कुछ खा लेना चाहिए उस वक्त पे। और सेकंड अगर मैं बात करूं तो इससे कैसे और प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे अगर हमें ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमारा डेली का रूटीन है कि हम 2 बजे लंच करते हैं, तो कभी आप देखना अगर आप 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो और 2 बजे लंच कर रहे हो, तो 10 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो 2 बजे अगर किसी दिन नहीं लंच किए तो उस टाइम पे आपके अंदर क्या है वो जो स्टमक के अंदर साउंड है वो रिलीज होने लगेगा, सारे जो एसीएल पेप्सिन पेप्सिनोजन वो सारे रिलीज होने लगेंगे। और अगर आप नहीं खा रहे हो उस टाइम पे खाना 2 बजे, तो वो क्या करेंगे, वो जो अंदर की म्यूकोजा लेयर है, मतलब जो प्रोटेक्शन की लेयर होती है अपने म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करती है, वो उसको डैमेज करने लगेंगे। अगर एक दिन किए तो कोई बात नहीं, अगर आप बार बार वो सेम टाइम पे नहीं खा रहे हो, टाइम मिस कर रहे हो, तो ये अफेक्ट हो जाता है पेप्टिक अल्सर कॉज करने के लिए। इसलिए बेस्ट होगा कि आप सेम टाइम पे खाना खाएं। अगर आप लंच 2 बजे करते हैं तो लंच 2 बजे करें, ब्रेकफास्ट 10 ओ क्लॉक करते हैं तो 10 ओ क्लॉक करें, इवनिंग में भी कुछ खा लें, मतलब एटलीस्ट 4 से 5 घंटे पे थोड़ा बहुत कुछ खाते रहे, एटलीस्ट जो हमारी बॉडी में एचसीएल पेप्सिन पेप्सिनोजन है उनको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ मिल सके। तो ये होता है सबसे बेस्ट प्रिवेंशन खुद के लिए, अपने घर में अगर हम चाहें तो इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा या नहीं रहा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।